नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए प्राथमिकता। 5 साल बाद शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी की 2 टूक। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के लिए स्थायी सीट की मांग। एस जयशंकर ने तत्काल सुधार का किया आह्वान। खबर में आगे बताएंगे कि कोई भी देश चाहे अमेरिका हो या चीन भारत की अनदेखी नहीं कर सकता, निर्मला सीतारमण का बयान। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि जम्मू और कश्मीर को जल्द मिल सकता है राज्य का दर्जा, बड़ी तैयारी में है केंद्र सरकार। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की बढ़ी मुश्किलें, सांसदों ने मांगा इस्तीफा और दिया अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए प्राथमिकता। 5 साल बाद शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी की 2 टूक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में पीएम मोदी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बता दें कि मई 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद उत्पन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर यह पहली बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन ने पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। 4 साल से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में इसे भारत की तरफ से बड़ी सफलता माना जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 5 साल बाद औपचारिक बैठक कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत चीन के संबंध न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारे संबंधों के लिए प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रिक्स 2024 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के लिए स्थायी सीट की मांग। एस जयशंकर ने तत्काल सुधार का किया आह्वान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट की मांग करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अधिक समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए स्थापित संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए। शिखर सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स इस बात का सबूत है कि पुरानी व्यवस्था कितनी गहराई से बदल रही है, साथ ही अतीत की कई असमानताएं भी हैं। वास्तव में उन्होंने नए रूप और अभिव्यक्तियां ग्रहण की हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई भी देश चाहे अमेरिका हो या चीन भारत की अनदेखी नहीं कर सकता, निर्मला सीतारमण का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वाशिंगटन डीसी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक बैठक 2024 के दौरान सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस एट 80 प्रायोरिटीज फॉर द नेक्स्ट डिकेड पर पैनल चर्चा में भाग लिया। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि हर 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय है और दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी देश चाहे वो अमेरिका हो जो बहुत दूर है या चीन हो जो बहुत करीब है, भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू और कश्मीर को जल्द मिल सकता है राज्य का दर्जा, बड़ी तैयारी में केंद्र की सरकार। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर का जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल हो सकता है। खबर है कि केंद्र की तरफ से प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बुधवार शाम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में बैठक हुई है। सरकार बनाने के बाद पहली ही बैठक में एनसी सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सूत्रों के अनुसार आधे घंटे तक चली बैठक काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में रही। जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करने का गृह मंत्री ने कई सरकार को भरोसा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की बढ़ी मुश्किलें, सांसदों ने मांगा इस्तीफा, दिया अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कनाडा में ट्रूडो के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। सांसदों ने उनके इस्तीफा देने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल सांसदों ने पार्लियामेंट हिल पर इकट्ठा होकर ट्रूडो के इस्तीफे की मांग की।
बंद कमरे में एक बैठक हुई थी जिसमें असंतुष्ट सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को अपनी शिकायतें बताई हैं। ऐसे अब ये कहा जा सकता है कि ट्रूडो के खिलाफ पार्टी के भीतर पनप रहा असंतोष खुलकर सामने आ गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सत्र की बैठक में सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग उठाई है। बुधवार को ही बैठक में असंतुष्ट सांसदों ने अपनी चिंताओं को सीधे पीएम ट्रूडो तक पहुंचाया। इससे साफ है कि ट्रूडो को अपनी ही पार्टी के भीतर से बढ़ते असंतोष को झेलना पड़ रहा है। पीएम पद छोड़ने के लिए असंतुष्ट लिबरल सांसदों ने ट्रूडो को 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी दिया है। बुधवार को कॉकस की बैठक के दौरान ट्रूडो के इस्तीफे के मामले की रूपरेखा पेश करते हुए एक दस्तावेज भी पेश किया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोशल मीडिया पर लगेगी लगाम, मोहन भागवत मोदी सरकार से कर चुके हैं मांग। जी हां दोस्तों, स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अपने एजेंडे में कई चीज़ों को रखा है। इनमें सामाजिक कुरीतियों और इंटरनेट के दुष्प्रभाव भी हैं। आरएसएस की 25 नवंबर से शुरू होने वाली 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक पर सबकी नज़र बनी हुई है। बैठक को लेकर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि संघ 2025 में अपने शताब्दी वर्ष से पहले संगठन के विस्तार की अपनी योजना पर भी चर्चा करेगा। सुनील अंबेकर ने कहा कि विजयादशमी के दिन अपने संबोधन के दौरान सरसंघ संचालक मोहन भागवत द्वारा समाज की एकता और भ्रम को रोकने सहित जिन विषयों का उल्लेख किया गया था उन पर चर्चा बैठक के दौरान होनी है। समाज को एकजुट रखने और किसी भी तरह के भ्रम में पड़ने से बचने के लिए जो भी जरूरी होगा उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। भागवत ने इस विषय को भी संबोधन में शामिल किया था कि किस प्रकार बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए भ्रमित किया जा रहा है। संघ प्रमुख ने ऐसी सामग्री के विपरीत परिणामों की भी चेतावनी दी थी। उन्होंने इस पर सरकार द्वारा नियंत्रण की आवश्यकता की जरूरत बताई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स खत्म कर सकती है मोदी सरकार। अत्याधुनिक मुनाफे पर नियंत्रण के लिए किया गया था लागू। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ टैक्स को खत्म करने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर बातें तेज हो गई हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बुधवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 2022 के मुकाबले तेजी से घटी हैं, इसीलिए अब कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार करेगा। देश में अप्रत्याशित लाभ कर पहली बार जुलाई 2022 में लगाया गया था। उस समय दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। तरुण कपूर ने कहा कि मुझे लगता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने अप्रत्याशित लाभ कर को समाप्त करने के लिए पहले ही वित्त मंत्रालय को पत्र लिख दिया है। अब फैसला वित्त मंत्रालय को लेना है। बता दें कि बुधवार को वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड 1.5% सस्ता होकर $74.90 प्रति बैरल रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं, 13 देशों को मिला दर्जा। इसमें मुस्लिम बहुल देश, जी हाँ दोस्तों, 7 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसमें ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में हो रहा है। इस दौरान ब्रिक्स ने 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया है। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी जगह नहीं मिली। और पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा होंगे। इस बार 30 से ज़्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन किया था। ब्रिक्स समिट में बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब नए देशों को शामिल किए जाने से पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि इससे संगठन की कार्य क्षमता पर कोई असर ना पड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस में ब्रिक्स प्लस की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स इस बात का सबूत है कि दुनिया बदल रही है। ब्रिक्स ग्लोबल साउथ में वास्तविक बदलाव ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि दुनिया को कनेक्टिविटी के ऐसे विकल्पों की आवश्यकता है जो लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाए और जोखिम को कम करे। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ पुराने मुद्दे और जटिल हो गए हैं। संघर्षों का प्रभावी ढंग से समाधान करना आज
जांच की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं, विवादों और मतभेदों के समाधान बातचीत और कूटनीति से किया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति हमारे लिए एक चिंता का विषय है और इस संघर्ष के बढ़ने से मानवता के लिए गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिक्स समिट 2024 में बुधवार को पीएम मोदी ने समिट से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक की थी। दोनों के बीच 5 साल बाद हुई इस मीटिंग में सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया गया। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की पहली बायलैटरल मीटिंग थी और 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में सीमा पर पैदा हुई समस्याओं पर जो सहमति बनी है उसका हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की। गांदरबल हमले के 2 आतंकवादी सीसीटीवी में हुए कैद, पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकियों का साथ होने का शक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 2 आतंकवादी घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। हमले में AK-47 का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आतंकियों की संख्या 2 से अधिक मानी जा रही है। मामले में पहले दिन से ही तफ्तीश में लगी राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस केस को टेक ओवर करने की दिशा में बढ़ रही है। NIA के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। इसके शक की सुई सीमा पार पाकिस्तान की तरफ जा रही है। हमले के पैटर्न को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि यह हमला केवल कुछ दिनों की ट्रेनिंग के लिए आतंकवादियों द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी का हाथ हो सकता है। इसमें पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप से रिटायर्ड या मौजूदा ट्रेंड जवान भी शामिल हो सकते हैं। मामले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के शैडो ग्रुप TRF ने ली है। इसकी कमान पाकिस्तान में बैठे हैंडलर आतंकवादी शेख सज्जाद गुल के हाथों में बताई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। युद्ध नहीं बातचीत, पीएम मोदी ने कजान में 2 शब्दों में रूस समेत पूरी दुनिया को दे दिया भारत का बुद्ध वाला संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के कजान शहर में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन, भारत, UAE जैसे कई बड़े देशों ने हिस्सा लिया है। सम्मेलन में कुछ संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक चुनौतियों पर चिंता जाहिर है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमारी बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया युद्धों, संघर्षों, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। दुनिया में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विभाजन की बात हो रही है और प्रौद्योगिकी के युग में साइबर सुरक्षा, डीप फेक, दुष्प्रचार जैसी नई चुनौतियां सामने आ गई हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स को इन सभी चुनौतियों का सामना करने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को एक ऐसे समूह के रूप में देखा जाना चाहिए जो जनहित में काम करता है, न कि विभाजनकारी ताकत के रूप में। हम ऐसी स्थिति में जहां ब्रिक्स से कई उम्मीदें हैं, मेरा मानना है कि एक विविध और समावेशी मंच के रूप में ब्रिक्स सभी मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। हमारा दृष्टिकोण जन केंद्रित रहना चाहिए। हमें दुनिया को ये संदेश देना चाहिए कि ब्रिक्स एक विभाजनकारी नहीं बल्कि एक जनहित समूह है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महंगाई से मिलेगी राहत, सरकार ने लॉन्च किया भारत ब्रांड का चना दाल फेज़ 2। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कमर तोड़ बढ़ती महंगाई के बीच राहत भरी खबर है। सरकार ने आज से भारत ब्रांड चना दाल फेज़ 2 स्कीम की लॉन्चिंग कर दी है। इसके तहत सब्सिडी पर भारत ब्रांड दाल के साथ साथ भारत चना और भारत मूंग की बिक्री की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस योजना को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया। मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भारत ब्रांड फेज़ 2 स्कीम के तहत NCCF, नेफेड और केंद्रीय भंडार के स्टोर्स और मोबाइल वैन के जरिए सस्ते आटा, चावल और दाल की बिक्री की जाएगी। फेज़ 2 में सरकार के बफर स्टॉक से 3 लाख टन चना जारी किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में जोशी ने बताया कि इस स्कीम के तहत चना का भाव 58 रुपये प्रति किलो, चना दाल की कीमत 70 रुपये प्रति किलो, मूंग दाल की कीमत 107 रुपये प्रति किलो, जबकि साबुत मूंग की कीमत 93 रुपये प्रति किलो होगी।
भारत ब्रांड मसूर दाल की कीमत 90 रुपये प्रति किलो होगी। दोस्तों, खुले बाजार में प्याज के आसमान में चढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार सस्ते प्याज की बिक्री कर रही है। दरअसल सरकार ने 4.7 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया है और इस स्टॉक से ही बीते 5 सितंबर से सस्ते भाव पर प्याज की बिक्री की जा रही है। अभी तक इसमें से 1.15 लाख टन प्याज बेची जा चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झूठ पर झूठ, गैंगवार में भारत को फंसाने चले ट्रूडो की डूब गई नैया, अपने ही जाल में फंस गया कनाडा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का एक और झूठ दुनिया के सामने आ गया है। 1985 में एयर इंडिया कनिष्क बम धमाके में बरी हुए रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या के मामले में 2 लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दरअसल रिपुदमन की हत्या का आरोप ट्रूडो ने भारत पर लगाया है, लेकिन अब 2 कनाडाई नागरिक फॉक्स और लोपेज ने इस हत्या का दोष स्वीकार कर लिया है। ऐसे में एक बार फिर से भारत के साथ तल्ख होते रिश्ते के बीच कनाडा फिर से झूठा साबित हुआ है। बता दें कि रिपुदमन सिंह मलिक को 14 जुलाई 2022 को ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मार दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। इस दौरान शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने इस फैसले के साथ ही कोर्ट में हिंदू पक्ष की 1.5 दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसी साल 11 जनवरी के अपने फैसले को सही ठहराया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिकॉल अर्जी दाखिल की थी। रिकॉल अर्जी पर अदालत द्वारा 11 जनवरी को दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी। अब एक बार फिर कोर्ट ने बुधवार को अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रिक्स में पीएम मोदी का आतंकवाद पर प्रहार, चीन और रूस के सामने बोले डबल स्टैंडर्ड्स की कोई जगह नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद का समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने चीन और रूस जैसे बड़े देशों के राष्ट्रपतियों के सामने आतंकवाद पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर लोगों का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व युद्धों, संघर्षों, आर्थिक अनिश्चितता, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद जैसी अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। विश्व में नॉर्थ साउथ और पूर्व पश्चिम डिवाइड की बात हो रही है। महंगाई को रोकथाम, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी सभी देशों के लिए प्राथमिकता के विषय हैं और टेक्नोलॉजी के युग में साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक, डिस इन्फॉर्मेशन जैसी कई चुनौतियां बन गई हैं। ऐसे में ब्रिक्स को लेकर बहुत उम्मीद, अपेक्षाएं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, तय समय से दुगने टाइम तक एकांत में हुआ संवाद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मंगलवार की देर शाम लगभग 1.5 घंटे तक एकांत चर्चा हुई। आधिकारिक तौर पर बैठक को लेकर कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन कयासों से सियासत गर्मा गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली फरह से सटे परखम गांव में दोनों की मुलाकात 45 मिनट तय थी, लेकिन 90 मिनट तक संवाद चला। परखम में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के मद्देनजर प्रवास कर रहे संघ प्रमुख भागवत और मुख्यमंत्री के बीच शाम 6:30 बजे से 7:15 बजे तक चर्चा का समय तय था, लेकिन मुलाकात निर्धारित 45 मिनट के इतर करीब 90 मिनट तक चली। बाद में दोनों ने साथ खाना भी खाया। इसके बाद कुछ अन्य पदाधिकारियों संग भी चर्चा चली। इस तरह कुल करीब 2.5 घंटे का समय दोनों ने साथ बिताया और रात 9 बजे के बाद योगी वहां से आगरा के लिए रवाना हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कनाडा को उसी की भाषा में समझाएगा भारत, 5 आइज के पास जाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच अब खबर है कि भारत भी 5 आइज का रुख कर सकता है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि खलिस्तानियों की जानकारी के मामले में कनाडा से सहयोग नहीं मिलने
मिलने का मुद्दा 5 देशों के समूह के सामने उठाया जा सकता है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जांच एजेंसियों की तरफ से कनाडा में बसे खालिस्तानी तत्वों की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन खबर है कि इसे लेकर कनाडा खास सहयोगी साबित नहीं हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अब कनाडा में बसे वांटेड चरमपंथियों की सूची 5 आइज देशों के साझा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कनाडा के अलावा इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर ने खालिस्तानियों को दी ऐसी चेतावनी, डर के दुबके ट्रूडो। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के साथ भारत के राजनयिक विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या मामले में पिछले हफ्ते कनाडा ने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रूडो सरकार भारतीय राजनयिकों के साथ दोहरा मानदंड अपनाती है। एक कार्यक्रम में जयशंकर ने इस बात का जिक्र किया कि कनाडाई सरकार के लिए दोहरे मानदंड बहुत हल्का शब्द है। कनाडा चाहता है कि हम अपने उच्चायुक्त के खिलाफ पुलिस जांच कराएं। इसके बाद ही हमने अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। बता दें कि निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा द्वारा भारत सरकार की संलिप्तता बताए जाने पर भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और अपने उच्चायुक्त और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया। इस मामले पर अब जयशंकर ने कहा कि कनाडा की सरकार सौतेले व्यवहार करती है। कनाडा के राजनयिक भारत आकर हमारी सेना और पुलिस के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो हमारे राजनयिकों पर पाबंदी लगा देते हैं। ये कनाडा का दोगला चरित्र नहीं तो और क्या है।